बच्चों हम लोगों ने पहले दोलन किया, उसके बाद तरंग का शुरू किया था और 3 दिन में हम लोग ये सीख पाए कि तरंग की इक्वेशन क्या होती है और उससे कैसे आगे, जिससे कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि तरंग की जो शेप है वो इसलिए बनती है क्योंकि एक पार्टिकल अपने स्थान पर दोलन कर रहा है। ये चीज़ बार बार इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसी के कारण फिर सारे क्वेश्चन गलत बच्चे जो करके आते हैं इसी कारण होते हैं। अलग अलग, दोनों चीज़ अलग अलग हैं बिल्कुल। और केवल पार्टिकल पास पास है, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र होने से पास हो। और एनर्जी ट्रांसफ़र का मैंने आपको उदाहरण बताया था कि अगर कोई सी अगर रस्सी भी लेंगे, अगर आप थोड़ा सा उसको ऊपर उठाएंगे तो पूरा यूँ बनेगा कर्व। ऐसा तो नहीं होगा कि उसका केवल एक पार्टिकल ऊंचा हो जाए। जैसे हम ऊंचा करते हैं हम उसको बताया था ना आपको, इसको उदाहरण करके। ये इसे दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि आज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने इसको ऊपर से यहाँ से ऊपर किया तो इसका असर केवल स्पाइन पे नहीं हुआ, तो जब आसपास जुड़े हुए जितने भी परमाणु अणु होते हैं उन सब में एनर्जी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है क्योंकि जुड़े हुए हैं आपस में। इस पर कोई भी द्रव्य होगा, कोई भी ठोस होगा, उसमें सब में जुड़े होंगे। अब इसके आगे चलते हैं। आज जो पढ़ाएंगे उसमें से बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन हैं। उसमें से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं AIT पली में या IIT में, उसकी चीज़ को पहले थ्योरी को पढ़ा के फिर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे 2-3। ठीक है। कल हम लोगों ने इक्वेशन सीखी थी जहाँ पे k इजिकल टू 2 पाई बाई 2 पाई बाई लैम्डा और ओमेगा था 2 पाई बाई टी। ठीक है। और फाई तो हमको पता ही है कि फाई प्रारंभिक कला कोण है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर इसके अंदर हम लोगों ने माना था कि जो तरंग है, तरंग की जो शेप है वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ठीक है। हम लोगों ने जितना भी अध्ययन किया इस दिशा में बढ़ रही थी आगे। अब हम इसमें 2 चीज़ देखना चाहते हैं। एक तो ये कि अगर तरंग इस दिशा में बढ़ रही हो यानी कि -x की दिशा में बढ़ रही हो तो क्या होगा। ये तो +x है और मान लीजिए तरंग इस दिशा में चल रही हो तो क्या होगा। ठीक है ना। क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, तो उसका प्रभाव भी पता होना चाहिए हमको। क्योंकि जब हम तरंगों का एक दूसरे के ऊपर विस्थापन देखेंगे और जब आप पढ़ेंगे 2-3 चैप्टर, उसमें सब यही काम आने वाला है। तो अब सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि अगर हमने ये लिखा कि तरंग की इक्वेशन ये है तो हम इसका 2-3 बिंदुओं पर अध्ययन करके देखते हैं। मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ इससे कि आपको सरलता रहेगी। इसका मतलब है कि विस्थापन y t समय पर व x दूरी पर। यहाँ पर हम जैसा कि हमेशा जितने भी अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया है उसके अंदर हम फाई को शुरू में मान के चलते हैं 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, अब हम एक चीज़ ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास t इजिकल टू 0 हो, t इजिकल टू 0 हो तो हम क्या क्या करेंगे। अगर हम ये देखें कि t इजिकल टू 0, आपको याद है t इजिकल टू 0 का क्या मतलब था। मैंने खूब सारे डायग्राम्स बनाए थे, है ना। उसमें से एक तो था t इजिकल टू 0 पे था, फिर एक t इजिकल टू t/8 पे बनाया था, फिर t/4 पे बनाया था, अलग अलग t। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर t इजिकल टू 0 पर इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करके देखें तो क्या होगा। ये सॉल्व करना आना चाहिए अपने को। हमारे पास इक्वेशन क्या है,
दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन हम ये कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, हम जीरो पे देख रहे हैं, यानी कि अब इस वाली दशा पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्वेशन इस समय क्या होगी, इसका क्या प्रभाव होगा और इसका रूप कैसे अलग अलग बदल सकता है। अब हमने देखा कि हम लिखें t इज इक्वल टू पहले t बाई 4 पर, x इज इक्वल टू, चलो दूसरा शुरू कर लेते हैं, पहले x से शुरू करते हैं, x इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 पर देखते हैं क्या प्रभाव होता है। यानी कि अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम निकालना चाह रहे हैं y लेमडा बाई 4 x इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं, लेमडा बाई, देखो हम लोगों ने क्या किया, केवल इसको लिखने से हमें पता चल गया कि यहां पर लेमडा बाई 4 दूरी पर देख रहे हैं, लेमडा बाई 4 दूरी पर t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो अभी हमने लिखा a साइन 2 पाई बाई लेमडा और x की वैल्यू रख दी हमने लेमडा बाई 4, तो ये क्या हुआ, तो क्या हो गया, एक स्टेप और लिखो इसका मतलब, अच्छा अब जरा हम इसको x इजिकल टू 0 पे भी देखेंगे बात क्या हुआ था, क्योंकि जब बनाओगे ना कर तो इसमें सरलता पड़ेगी। x इजिकल टू 0 हो तो क्या होगा, y 0 0 a साइन 0। ठीक है, अब हम देखते हैं x इजिकल टू लेमडा बाई 2, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं इससे आपके बिल्कुल मन में बैठ जाए कि इसको लिखने का क्या फायदा होता है। क्या होगा, 2 पाई बाई लेमडा, x क्या लिखा है, लेमडा बाई 2, साइन पाई क्या होता है, साइन पाई कैसे निकालते हैं, साइन 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 3/4 पर देखो जरा, अब क्या हुआ यहाँ पर 3 लेमडा बाई 2, क्या लिख सकते हैं इसको, 3 लेमडा बाई 2 को 3 लेमडा बाई 2, इसको लिखेंगे लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। अब बताओ यहाँ क्या हुआ, ठीक है बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको याद है साइन 180 प्लस थीटा माइनस, तो माइनस ए आ गया। लास्ट में अपन देखते हैं x इजिकल टू लेमडा पर, x इजिकल टू
लैम्डा, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बहुत सिंपल है, वाई लैम्डा 0 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा साइन 2 पाई। सो साइन 2 पाई क्या होगा, साइन पाई प्लस पाई। ठीक है, ये क्यों किया अपन ने, किसको बेटा, ये वाला बेटा, ये वाला, इसको दोबारा बता देते हैं। साइन 3 पाई बाई 2, ठीक है, ये तो आ गया समझ में, ये देता था। इसको क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, देखो बेटा इसको जोड़ो, 2 ही कम 2, 2 और 1 3 बटा 2 लिख सकते नहीं, होता यही है। और क्यों लिखा इसको हमने, क्योंकि हम पाई और पाई बाई 2 के चीज जानते हैं, हम और कुछ भी लिख सकते थे इसको, लेकिन हम ये भी लिख सकते थे कि इतना पाई माइनस इतना, लेकिन हमारे सरल ये चीज़ है कि किसी को हम पाई और पाई बाई 2 में बदल दें, सबसे इजी वही है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे पास पाई और पाई टू में आ जाए। तो यहाँ पे क्या तरीका था, हमें दिख रहा था कि नीचे 2 है, तो हमें क्या करना चाहिए था, पाई बाई 2 देखते, अगर पाई बाई 2 लिखते फिर हम करते कि 3 पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 घटा दो, तो क्या होता, 2 पाई बाई 2 तो आ जाता पाई। इसलिए हम इसको 90 या 180 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा, वही अपना ASTC देख लो फटाक से। अब कह रहे हैं अपन साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा का यहां पर आया, तो क्या हुई वैल्यू, माइनस साइन पाई बाई 2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, -1। ठीक है, समझ आया बेटा, क्लियर। अब यहाँ पे जब इन्होंने ये चीज़ पूछी है तो मुझे लगता है एक और बता देता हूँ छोटी सी चीज़ यहाँ पे याद रखने के लिए। नहीं अभी समझ में नहीं आया, दोबारा पूछना बेटा, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है अपने, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है इस बार, इसलिए आपको कुछ छोड़ना मत अपने मन में, जो भी कंफ्यूजन हो एकदम पूछो। एक छोटी चीज़ जरूर याद रखना, ये आपको वैसे पता होगा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, पता है ना ये बात, ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि इन क्वेश्चन में ये आएगा कई बार, वहाँ पे पाई में होगा जो अंदर, वो रेडियन में है सारा कुछ। जैसे कि हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर ओमेगा 2 पाई बाई टी, इतना रेडियन पर सेकेंड, इतना रेडियन पर सेकेंड है ये। और जब हम लिखते हैं के को, क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा, इसको क्या कह रहे हैं, 2 पाई रेडियन पर यूनिट लेंथ, यानी पर मीटर, इसको कह रहे हैं हम रेडियन, 2 पाई रेडियन पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे 2 पाई रेडियन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये पर यूनिट टाइम हो गया और ये पर यूनिट दूरी हो गया। इसमें बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान रखना इस बात को कि इनका क्या इम्प्लीकेशन है, इसलिए ये चीज हमेशा मन में रहना चाहिए, खुलासा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो यहां पर है ये रेडियन पर मीटर और ये है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये अपने पास लिख लो, क्योंकि ये कभी कभी भूल जाते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है। अब ये समझ में आ गई बात। अब इस वाले से अगर हम अपना एक तरंग का शेप बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं।
ठीक है, यहाँ होता है y, ये होता है x, और यहाँ अपन किस पे लिया है, t इज इक्वल टू 0 पर। ये इसको लिखना समझ में आ गया ना, क्या लिखा है हम लोगों ने, कैसे लिखा है। अब देखो आप, x इज इक्वल टू 0 पर y कितना आया था अपना, 0। x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पर कितना आया था, a। फिर हमने देखा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 0। आपको सरल लग रहा होगा ना, कितनी सरल सी चीज है, इसको बार बार दोहराते रहना चाहिए, सरल चीज है, सरल चीज है, सरल चीज है, इससे क्या है, बिल्कुल सरल हो जाती है। हाँ, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, और x इज इक्वल टू लैम्डा पर 0। तो हमारा क्या वेव बन गई, वेव की शेप ठीक है, और वेव किस डायरेक्शन में चल रही है, वेव की शेप इस डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ गई कि हम किसी भी, अब कोई भी हमारे को अगर समीकरण दी हुई है, उसके अंदर कोई सा भी हमें वेरिएबल पता है, के पता हो, ओमेगा पता हो, टी पता हो, एक्स कुछ भी हो, हम एक दूसरे से दूसरी चीजें निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर ये वेव, जैसे अब ये तो इधर चल रही थी, अब इस बिंदु से मान लीजिए वो इधर चल रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कौन बच्चा बताएगा मुझे। अपन तो कुछ भी नहीं कर रहे, क्या प्लस टी कैसे आ गया, प्लस ओमेगा कैसे चेंज हो गया, आधार नहीं, जिस बच्चे ने बताया उसको बोलो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, उससे उसकी आपकी जिज्ञासा खत्म होगी ना फिर, कि क्यों आपने बोला माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी कैसे हुआ। हर चीज का कारण आना चाहिए, कोई भी चीज रटनी नहीं है अपने को फिजिक्स में, बार बार मैं कह रहा हूँ। अब जब ये x माइनस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब माइनस केवल x की वैल्यू होगी। तो इसकी इक्वेशन क्या थी यहां पर, यदि तो x माइनस हो जाएगा इसमें केवल y अभी देखो तो सही पहले क्या हो रहा है, देखो जस्ट पहले एक बार देखो क्या हो रहा है। केवल x की जगह अपन माइनस एक्स लिख रहे हैं, क्योंकि x की दिशा ही चेंज हुई है। अभी देखो x प्लस में था, अब x माइनस एक्स में आ गया, केवल अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। अपन देखें तो सही उससे क्या होता है, केवल इस चीज़ को देखने से। तो ये माइनस माइनस एक्स टी लिखा इज इक्वल टू a साइन बिल्कुल सरल सरल रूप में करो, कोई उस किताब वाला नहीं, किताब में जितना कठिन कर रखा है उसको बिल्कुल भूल जाओ अभी आप। इसको ये क्या होगा, a साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हैं, a साइन माइनस के एक्स माइनस प्लस ओमेगा टी। ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, कौन बोला, कॉस कहाँ से आ गया इसमें, ना तो आप 90 जोड़ रहे हो ना 90 घटा रहे हो, केवल जब 90 जोड़ते हैं या 90 घटाते हैं तभी साइन का कॉस या कॉस का साइन होता है, याद रखो हमेशा, है ना। 90 जोड़ते हैं 90 हटाते हैं, जब जाके वो माइनस उसका चिन्ह बदल जाता है। अभी थोड़ी बदला है कुछ, अभी तो अपने कुछ भी नहीं किया, केवल माइनस थीटा लिखा है। साइन माइनस थीटा क्या होता है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है ना। अब हम लोग देखना है क्या हमने सही किया है या गलत किया है। अब इसका कैसे पता चलेगी सही है। नहीं, अब इसको आप इसको करके देखो, देखो आप फटाफट देखो जल्दी जल्दी। अब हमको करना है पहले x इजिकल टू 0 पर, अगर x इजिकल टू 0 पर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो t इजिकल टू 0 है ना, t इजिकल टू 0 है तो ये क्या होगा, एट t इजिकल टू 0 नो माइनस ए साइन, अभी रुको बेटा, ये है एट t इजिकल टू, अगर t इजिकल टू 0 रख दोगे तो ये क्या होगा, माइनस साइन के एक्स हो जाएगा। इससे नीचे अब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अभी t इजिकल टू 0 पर माइनस ए साइन के एक्स हो गया, कुछ नहीं किया यहाँ पे t इजिकल टू 0 लिखा है। ठीक है, ये केवल t इजिकल टू 0 लिखा है तो ये माइनस साइन के एक्स हो गया, इतना ही फर्क हुआ केवल। अब इसको हमको देखना है, अगर x इजिकल टू 0 उसमें लिखें तो क्या होगा, माइनस ए साइन 0 यानी कि 0। अब x इजिकल टू लैम्डा बाई 4 पर देखो, लैम्डा बाई 4 पे क्या होगा, केवल क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा ना। और x इजिकल टू 3 लैम्डा बाई 4 रखेंगे तो प्लस ए हो जाएगा ना, ये माइनस था यहाँ पर ये प्लस ए हो जाएगा, और लैम्डा पर 0 रहेगा। तो अब यहाँ क्या हुआ इसका चित्र, अब ये अगर यहां से चलने लग गई है तो हमने क्या निकाला, x इजिकल टू 0 यानी उस दिशा चल रही है, तो अब 0 0 आपका यहां पर है अपना, क्योंकि अब इस दिशा से मान रहे हैं कि इधर चल रही है, तो x 0 0 वहां पे हो गया, तो हमने 0 पे निकाला 0, तो अपना सही आया बिल्कुल। अब ये जो 3/4 है ये क्या है यहाँ पर, इधर से हम देखेंगे तो क्या होगा, जब इधर से शुरू करेंगे तो लैम्डा बाई 4 होगा, तो लैम्डा बाई 4 पे क्या निकला है यहाँ पर, माइनस ए, तो यहाँ पर क्या है, अब लैम्डा बाई 2 पे देखो, लैम्डा 2 बाई पर 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। और इस प्रकार अगर हम लैम्डा पे देखेंगे, 3 लैम्डा बाई 4 पे देखेंगे तो प्लस ए है, तो 3 लैम्डा बाई 4 पर ये 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा इसके लिए, तो ये 0 हो गया, ए हो गया, और इसी प्रकार ये 0 हुआ। तो अब क्या सिद्धांत सीखे हम लोग कि यदि कोई भी तरंग की शेप, हम जो सिद्धांत जो सीखा है जिससे, उसकी अगर हम विपरीत दिशा में ले जाएंगे यानी कि माइनस एक्स की डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो केवल x की वैल्यू माइनस लिखनी है और कुछ नहीं। किताब में क्या करा है, इसको लिखा है कि साहब अगर ये विपरीत दिशा में जाएगा तो ओमेगा प्लस हो जाएगा। अब ये बच्चों को नहीं बताया कि ओमेगा प्लस क्यों हो जाएगा, ये ओमेगा प्लस इसलिए हो जाएगा इस प्रक्रिया से, क्योंकि हमने x को माइनस करा है, ओमेगा को प्लस नहीं किया है, x को माइनस किया है। उससे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि माइनस कैसे हो गया, ओमेगा क्या कारण है भाई, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना, अब ये समझ में आ गया आपको कि यही तरंग की शेप जो इसको 0 0 मान के बन रही थी, वो अगर इस दिशा में जब तरंग चल रही है, इसको हमने 0 0 बनाया तो सेम आई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी एक शिक्षा है, क्योंकि ये चीज अपने मन में पक्का रहना चाहिए कि अगर तरंग दूसरी दिशा में चल रही है तो केवल x माइनस हो रहा है, ओमेगा तो अपने आप हो गया क्योंकि हमने जो उसको बाहर निकाला इसलिए। ठीक है, क्या बेटे, यहां पे बेटा ये तो मैं कह रहा हूं, हमने क्या किया है, जो इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास तो इक्वेशन ये है ना, ये मूल इक्वेशन तो यही है। तो हमने क्या किया है कि इसके अंदर x को माइनस रखा, x को माइनस एक्स रखा केवल,
अगर x को माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस के एक्स बन जाएगा, और जब माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बोलो बोलो, अगर नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो। सही है, इसको मैं मिटा रहा हूं 1 मिनट। ठीक है, ये आप उतार लेना, क्योंकि किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। आप कोई सी रेफरेंस बुक भी ढूंढ लेंगे तो भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग t = 0 पर एक चीज और देखना चाहते हैं। हमने ये देखा कि इसके बाद जब दोबारा शुरू हुआ, यानी कि 2 पाई के बाद, तो फिर वही दोबारा शेप बनेगी। इसका मतलब उसका मान वही रह जाएगा। अगर हम x दूरी बढ़ाते चले जाएं 2 पाई के हिसाब से, तो वही वैल्यू आएगी। यानी कि हम इसको ये कहें 0 पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a साइन के एक्स प्लस 2 पाई। यानी कि किसी भी एंगल में अगर हम 2 पाई जोड़ेंगे तो मान वही रहेगा। क्यों लिखा इसको, क्योंकि किसी भी कोण में 2 पाई जोड़ने से राशि का मान समान रहता है। ठीक है, और इस 2 पाई के बाद एक और 2 पाई लें, फिर भी वही रहेगा। फिर उसके बाद एक बार एक और 2 पाई लें तो भी वही रहेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां पर n कर दें, यानी कि a साइन के एक्स प्लस 2n पाई, तो भी मान वही रहेगा। डिफरेंट विस्थापन का वही मान आएगा, चाहे आप 2n पाई कर दो। जब 2 पाई एक बार आया, फिर 2 पाई दोबारा आया, क्योंकि ये वेव तो रिपीट होती चली जाएगी ना, इस तरह से आगे पूरा रिपीट होती चली जाएगी। तो हमने लिखा यहां पर कि के एक्स प्लस 2n पाई। इसमें कोई किसी बच्चे में कंफ्यूजन हो, बताओ, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु है जो कि अगर नहीं आया तो अपन आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, मतलब मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप मेरे को नहीं कहना पड़े, आप मुझसे खुद पूछो कि क्या चक्कर है, क्यों लिख दिया, ऐसे कैसे हो गया। इसको मैं मिटा के फिर यहां बताता हूं। हमारी एक तरंग की शेप ये है, इसके बाद बिल्कुल शेप फिर रिपीट हुई, ये दूसरी बार हो गई, n = 2 हो गया। ठीक है, फिर हमने ये तीसरी वेव आई, n = 3 हो गया। इस प्रकार जब चौथी आएगी तो n = 4 हो जाएगा। यानी कि हर 2 पाई के बाद समान है वैल्यू। अपन ने क्या पढ़ा था कि सरल आवर्त गति में यदि t की जगह t प्लस टी रख दो तो वही मान रहना चाहिए, तो वो सरल आवर्त गति कर रहा होगा। तो इस फंक्शन में हमें ये देखना है कि क्या हम t की जगह t प्लस टी रख दें तो समान रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस वाले फंक्शन में अगर आप देखो, अगर हम इस वाले फंक्शन के अंदर t का मान निकालते हुए लिखें
तो ये हमेशा वही किरण आती रहेगी, वही तरंग की शेप आती रहेगी, तरंग की शेप हमेशा रहेगी। यानी कि हर 2 पाई के बाद वही तरंग की शेप रिपीट होती जाएगी, हर 2 पाई के बाद अनंत तक। अपन मान के चल रहे हैं कि एन तक हम, क्योंकि इस कमरा यहीं तक है, यहीं तक मान लो तो एन तक ही जा सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ हम अध्ययन के लिए उसको ले रहे हैं कि एन तक, यानी कि ये n इजिकल टू 1 था, ये n इजिकल टू 2 है, ये n इजिकल टू 3 है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2n पाई। अब जैसे पहला हम लेते, पहला वाला अगर हम शेप ले रहे हैं तो n इजिकल टू 1 लिखेंगे, तो वही आ जाएगा आपका kx प्लस 2 पाई। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ, अब इसको आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। k को क्या लिख सकते हो, या k कॉमन ले लो, इसमें k कॉमन लें तो क्या होगा, k को कॉमन लें, क्या बन जाएगा ये, a साइन k कॉमन लिया तो x प्लस इसको समझना जरूरी है कि इसका क्या मतलब है। अपन ने देखा था कि k के बाद जो x है, x दूरी को दिखाता है, x की टर्म जो है वो दूरी को दिखा रही है। यहां से हम लोग जितना भी कर रहे हैं ना, यहां से x, क्योंकि ये x एक्सिस है तो हम यहां पे लेते जा रहे हैं, x की वैल्यू ये है, फिर दूसरे बार में x की वैल्यू ये है, किसी भी x पे अपन निकाल सकते हैं y का मान। t अगर 0 पे अगर हम कर रहे हैं अध्ययन, तो x के किसी भी वैल्यू पे हम मान निकाल सकते हैं, जैसे हमने निकाल के देखा। ठीक है ना, λ/2 पे देखा, λ/4, λ देखा। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x प्लस 2n पाई बाई k, यानी कि ये भी एक दूरी है x के साथ, यानी ये जो kx था ना यहाँ पर, ये अब x की जगह ये आ गया, इसका मतलब ये दूरी को परिलक्षित कर रहा है। ये क्या कर रहा है, x प्लस 2n पाई बाई k इज, अब ये क्यों कर रहा है ये भी देखो जरा, 2n पाई बाई k, k क्या होता है, 2 पाई बाई एन लैम्डा। अभी अपन ने किया था ना, λ/2, λ/4 लेते गए थे ना, तो ये एन लैम्डा उसी से संबंधित है। आप उसके आगे 1/2, 1/4, 3/2, 3/4 लिखते चले जाओ, तो x की टर्म है। इसका मतलब ये वाली जो दूरी है, ये x प्लस कुछ दूसरी दूरी मात्रा जो कि x के संबंधित है, कोई सी मात्रा। यानी कि अगर ये x था, अगर ये x था तो हम ये कह रहे हैं x प्लस कुछ चीज, ये मान लीजिए कुछ चीज ये है, ठीक है। अपन ये कह रहे हैं कि अपन x पे निकाला, फिर x की थोड़ी दूरी पे भी निकालने की तो हमें आना चाहिए ना। जिस अभी बच्चा को क्वेश्चन पूछ रहा था, कहाँ मेरे पास आई थी, कौन सी बेटी आई थी पूछने क्वेश्चन अभी, हाँ, उसमें यही आएगा कि आपके जो x अलग अलग दूरी पे चलते जा रहे हैं, उस पर क्या फर्क हो रहा है। अगर x अलग अलग होता जा रहा है तो फर्क क्या हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर y बराबर है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर जहां पर विस्थापन बराबर है, दो बिंदुओं जिनके ऊपर विस्थापन बराबर होता है उसको क्या कहते हैं, दो बिंदु जिन पर की विस्थापन बराबर होता है, कल बताया था, दो बिंदु जिन पर की विस्थापन बराबर होता है वो क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य। कल बताया था ना आपको, थोड़ा तो एक बार घर पे आके रिपीट कर लो, बहुत आपको आनंद होगा जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना आगे का, जब JEE का, तब आपको ये सब चीज़ें बहुत याद आएंगी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेंगी। घर पे जाके एक बार जस्ट पढ़ लिया करो इसको, आधा घंटा लगा लो केवल, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था कि दो समान विस्थापन वाले
दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो इस जगह और इस जगह दोनों में समान है विस्थापन, क्या समान है, 0। और अगर हम इसको आगे बढ़ा दें उदाहरण के लिए, तो ये बिंदु और इस बिंदु में से विस्थापन बराबर है, दोनों ये है, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी भी लैम्डा ही होगी। बेटा, दो समान विस्थापन वाले बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे कि हमने कहा था इसके और इसके बीच में बराबर है, तो ये हो गया एक तरंग दैर्ध्य। इस प्रकार इसके बीच में देखें, दोनों बराबर दूरी है ना, ये अगर आप देखोगे दूरी तो बराबर है दोनों, दिख रहा है आपको, ये और ये बराबर है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि ये वाला बिंदु, इसका यहां पर विस्थापन ये है, तो वहां पर विस्थापन जितना होगा उसके बीच की दूरी निकालेंगे तो वो तरंग दैर्ध्य होगा। इसलिए कभी भी मत घबराना कि वो इसके अलावा कोई और बिंदु दे दिया इसके अलावा, तो आप सोचो अब कैसे करें। कोई सा भी बिंदु हो, इसके बराबर बिंदु है यहां पर ये, तो ये जो दूरी है ये लैम्डा है। ये बात अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लो कि कोई भी दो बिंदुओं जिन पर की विस्थापन बराबर होता है उस दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो हमने ये देखा कि यहां पर दूरी ये है और यहां पर दूरी ये है, तरंग दैर्ध्य दोनों बराबर है, y x 0 दो बिंदुओं में बराबर है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में दूरी को, इसकी दूरी और इसकी दूरी को अगर हम बीच की दूरी निकाल लें तो क्या होना चाहिए, हाँ दोबारा बोलता हूं, यदि किन्हीं दो बिंदुओं पर विस्थापन समान है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग कहते हैं। हमने यहां पे लिया y x 0 और y x 0 को ही हमने कहा कि उसका मान ये भी हो सकता है, तो यानी दो समान वैल्यू हो गई विस्थापन की। जब विस्थापन दोनों की जगह अगर बराबर है तो इसके और इसके बीच की दूरी वो तरंग दैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, दूरी क्या होगी इसके बीच में, ये डिस्टेंस तो है x प्लस, तो दूरी कितनी होगी इसके बीच में, तो कितना हुआ x प्लस 2n पाई, तो ये दूरी है और उसकी दूरी कितनी है, यानी इस दूरी में से अगर इस दूरी को घटा दें, इसमें कितनी है, केवल x है, यहां पर x प्लस ये दूरी थी, तो इसमें से अगर हम x घटा दें तो क्या हुआ, ये n पाई अपॉन k, x से तो x कट गया, तो ये क्या हुआ n पाई बाई k, और 2 कौन सा था, ठीक है। इससे अच्छा ये पता चलता है कि आप लोग सजगता से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये दूरी हो गई इन दोनों के बीच में 2n पाई बाई k, ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये 2n पाई बाई k, ये किसके बराबर होनी चाहिए, लैम्डा के। अगर हम केवल पहला वाला देखें n = 1, यदि n = 1 हो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन k = लैम्डा, और k = 2 पाई बाई लैम्डा। तो अपन ने जब कल बात की थी, इक्वेशन में लिखा था, मैंने कहा था आप केवल अभी तो मान लो कि k = 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो ये कारण है कि k = 2 पाई बाई लैम्डा होता है। हाँ बिल्कुल 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 आराम से, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी समझने वाली भी चीज़ है, कोई बात नहीं, दोबारा समझे। किस जगह समझना मेरे, बोलो, यहाँ पे बेटा हमने ये निकाला कि उन दो बिंदुओं के बीच में, अब देखो ध्यान से देखो, हमने ये दूरी निकाली किन बिंदुओं के बीच में, जिसमें कि विस्थापन बराबर है। ये विस्थापन y x 0 था, ये भी y x 0 है, ये समान विस्थापन है। इन समान विस्थापन के बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। हमने दूरी निकाली 2n पाई बाई k,
तो ये 2n पाई बाई के इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये तो अपन ने n तो इसे लिखा था कि अपन सबकी बात कर रहे थे। अब हम केवल पहली वाली तरंग की शेप की बात कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखा तो 2 पाई बाई के इज इक्वल टू लैम्डा, इसलिए k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, इसलिए k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। किताब में बताना चाहिए उनको कि भाई k कैसे निकला 2 पाई बाई लैम्डा। बोलो बेटे। ये वाली बेटा, ये वाली यहां हमने क्या किया, y x0, हमने पहले ये वाला था हमारे पास, हमारे को पता है कि अगर साइन थीटा में अगर हम 2 पाई जोड़ते चले जाएंगे तो मान उसका बराबर रहेगा। तो हमने उसी विस्थापन को रखने के लिए, यानी कि उसी मान को रखने के लिए, उसी परिमाण को रखने के लिए हमने सिर्फ इतना किया कि a साइन के एक्स प्लस 2n पाई, हम 2 पाई भी जोड़ सकते थे केवल एक ही को दिखाने के लिए। मैं 2n पाई इससे दिखाया आपको कि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप गड़बड़ नहीं, भूल नहीं जाओ कि ये दूसरे वाले का क्या करें। तो a साइन के एक्स प्लस 2n पाई आ गया, तो हमने केवल k कॉमन लिया, k का मतलब k से भाग दे दिया यहाँ पर, तो k बाहर आया तो x 2n पाई बाई k आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए विस्थापन, यानी कि इस बिंदु पर जिसकी दूरी x प्लस इतनी है, यानी कि अगर एक पॉइंट ये है तो ये दूसरा पॉइंट x प्लस ये है एक्चुअल में। अगर आप इसको देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ ये दूरी है 2n पाई बाई k। अब समझ में आया, ये x, तो x पे ये वैल्यू आई थी, x पे अब y की वैल्यू ये थी, यानी कि x पर y की वैल्यू ये थी। फिर हमने कहा x पर 2 पाई दूरी पर, 2 पाई दूरी पर वही वैल्यू रहेगी, जब तो तरंग दैर्घ्य निकालना चाहते हैं अपन। तो इससे 2n पाई बाई k दूरी, यानी x प्लस 2n पाई बाई k, x 2n पाई बाई k, इस पर भी विस्थापन समान होगा। तो हमने कहा कि जब दो बिंदु ऐसे मिल गए हमको जिन पे विस्थापन समान है, तो उन दोनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य के बराबर है। तो हमने क्या किया कि ये दूरी x की निकाल ली थी और ये x था, यानी कि हमने इसमें से इस वाली पूरी दूरी में से, हम जो यहां से माप करते हैं ना, यहां से निकालते हैं, तो अपन ने क्या किया, इस वाली दूरी प्लस इस वाली दूरी में से इस वाली दूरी को घटा दिया, तो ये बीच की दूरी आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? कौन सा बेटे? बच्चे कहाँ? हाँ, इधर ये हाँ, y इज इक्वल टू ये रखा, ये नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो ये इसके यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा y, बिल्कुल ठीक है, इसको x प्लस 2n पाई बाई k और 0। अब ठीक है ना, आप समझ गए? आपने जो कहा वही बात कह रहे थे ना आप? कहाँ गए बेटा, वो कहाँ है, बताओ तो सही। यही है ना? तो इसका बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी बात इस बच्चे ने बताई है कि जिससे कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे जब x अपन ने चेंज करा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाना चाहिए, यहाँ लिखने में भी चेंज होना चाहिए था। ठीक है, तो अपन ने ये दूरी निकाल ली। अब अपने को समझ में आ गया कि किस प्रकार k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। ये समझ में आ गई बात? जो शुरू में लिख दिया था अपन ने, किताब में भी क्यों लिखा हुआ है, उसमें लिख दिया k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा है। अब ये कहीं नहीं बताया कि k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा क्यों है। हर चीज़ का कारण होता है ना, जैसे अपन ने निकाला था
ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t है, क्योंकि 2 पाई दूरी t दोलन काल में पूरा करता है। इसलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछो। कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन? नहीं, ओके ओके ओके। फिजिक्स को बहुत खुश रह के पढ़ो, कभी इसको सीरियस मत लो, ये सबसे बहुत सरल है। हैं? हाँ, ऐसा है कि आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स के अगर एनसीईआरटी बुक को थोड़ा दोबारा लिख दिया जाए, थोड़ा दोबारा लिख दिया जाए तो आपको सब समझ में आ सकता है ना? लेकिन उन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों किया है कि हर चीज़ ये मान के चल रहे हैं कि बच्चों को सब कुछ आता है। ऐसा नहीं होता है, उनको बच्चों को बताना चाहिए, हर चीज़ का कारण होना चाहिए। अगर हमने कुछ भी यहाँ लिख रहे हैं तो उसका कारण पता होना चाहिए कि आपने कैसे लिखा। एक क्वेश्चन करेंगे अब अपन। क्वेश्चन है, पहले एक बहुत सरल सा करते हैं, फिर थोड़ा सा उससे ऊपर करेंगे। क्वेश्चन है, हमें ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ साइन 20x माइनस 100t प्लस π/4। ठीक है, हमको निकालना है कि इस वेव फॉर्म की, यानी कि इस तरंग की जो शेप है उसकी गति क्या है। ये निकालना है अपने को। कौन बच्चा इसको निकाल सकता है जल्दी से? मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। अपन ने देखा था कि तरंग की जो गति होती है वो क्या होती है? यस, इसी से चलना है अपने को आगे। ये आपको एक हिंट है, λ/t। अब निकालो इस प्रश्न को। अब यहां देखिए, अगर नहीं निकाला किसी ने इतनी देर में, तो अब इसको अपन देख लेते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आ जाए तो हमें इसके साथ अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन जरूर लिख लेनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब, हाँ, जो हमें क्या लिखना चाहिए, y इज इक्वल टू दोनों बराबर लग रही ना एक से देखने में, तो देखते हमें क्या पता चलेगा, k क्या है, हंड्रेड, और पाई इज इक्वल टू π/4, पाई इज इक्वल टू π/4। अब हमको ये पता है कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल टू क्या होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में करना चाहिए क्वेश्चन को। इससे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, और यहां पर t की वैल्यू कितनी आ गई, अपन ने क्यों निकाली, क्योंकि हमें पता है कि क्या होती है वेलोसिटी, v इज इक्वल टू λ/t होता है। तो हमने इस इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और t की वैल्यू निकाल दी, और λ/t करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π/k ओमेगा अपॉन k। बेटा ओमेगा अपॉन k। अब अपने को पता है ओमेगा क्या है, 100, और k क्या है, इसलिए आपका v आया 5 मीटर्स पर सेकेंड। है इतना सरल सवाल,
पिछली बार 4 नंबर का था ये। नहीं, अच्छा किया कुछ बच्चों ने जिन्होंने अटेम्प्ट किया, मैं बहुत खुश हूँ। इसका मतलब इस चीज़ों को आप समझ रहे हैं। आपको समझ में आया इसमें क्या करना चाहिए था? हमको सबसे पहले हमको एक बार ये लिख लेना चाहिए था v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी है। आपको सोचना चाहिए था इसमें लैम्डा भी नहीं है और टी भी नहीं है, तो इसको कैसे निकालें? है ना, मन में ये आना चाहिए था लैम्डा भी नहीं है टी भी नहीं है, कैसे निकालें? तो एकदम याद आना चाहिए था कि k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। हमें पता है कि इसके अंदर जो k क्या है और w क्या है, ओमेगा क्या है पता है, बस तो फिर हमको इससे लैम्डा और टी निकल जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका पहला सिद्धांत इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि जब भी आपके एग्जाम में कोई इक्वेशन दिखे, सबसे पहले आपने जो इक्वेशन पढ़ी है उसको लिख लो उसके नीचे, और उसके नीचे देखकर फिर देखो कि यहाँ पे के एक्स था तो ये के इज इक्वल टू 20 है, यहाँ 100 टी था, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 100, और ये 5 है तो 5 इज इक्वल टू पाई बाई 4। ओमेगा इज ऑलवेज इन रेडियन पर सेकेंड, और के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, रेडियन पर मीटर। ठीक है, इस बहुत सरलता से हो सकता है सवाल। अब इससे एक थोड़ा सा ऊपर के लेवल चलते हैं। वैसे ही ज़्यादातर बच्चे पिछली बार इसको नहीं कर पाए थे, बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत सरल है। वो इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वो ये नहीं निकाल पा रहे थे कि के और ओमेगा कैसे आएगा, ओ के ओमेगा से लैम्डा बाई टी कैसे निकालेंगे। टाइम कम होता है ना, वहाँ तो बहुत कम टाइम होता है, तो अब पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब ये वाला क्वेश्चन करिए, यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0.005 साइन 80x माइनस 3t, यानी कि 5 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, पहली बात तो पता चल गई 5 इज इक्वल टू 0 है। अब क्या क्या निकालना है? एक तो आपको निकालना है न्यू क्या होता है? आवृत्ति। एक हमें निकालनी है तरंग की गति, और तीसरी चीज निकालनी है कि जो कण के कारण हो रहा है ना, ये कण का आयाम, ये अब दोनों रिलेट कर रहे हैं हम लोग कि कण क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है उसके कारण ही तरंग की गति दिखती है। अब हम यहाँ पे आपकी ये नॉलेज को पक्का करना चाहते हैं कि आपको ये वाला जो कंसेप्ट था कि जो कण चल रहा है ऊपर नीचे तो उससे तरंग आगे चल रही है। क्या क्या 0.005 तो आ गया आपका आयाम किसका? अपन ने हाईएस्ट टाइम की बात नहीं कर रहे, आयाम। ये तो इसका दिया हुआ है, इसका तरंग का, अपने को तरंग का दिया है, अपने को निकालना है। चलो इसको और सिंपल कर देता हूँ, और सिंपल कर देते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस क्लास को लेने में, पता है आपको, क्योंकि इस क्लास में कुछ बच्चे हैं जो अपने आप उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं फटाक से, कैसे क्या होना चाहिए। दिस वेरी वेरी गुड। पिछले साल नहीं थे ऐसे बच्चे यहाँ पर। सबसे पहला सिद्धांत क्या सिखाया था? वैसे ही अपनी वाली जो इक्वेशन है उसको लिखनी है, वो उससे फिर करो आगे। या न्यू को भी बाद में निकालना, आप तो केवल तरंग की गति और कण की गति का आयाम ये भी निकाल दो। इतना और भी सरल इसको कर दिया मैंने। तरंग की गति कितनी है? क्या?
हाँ ठीक है, क्या 3/? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलो। अब पार्टिकल का निकालो, पार्टिकल की गति का एम्पलीट्यूड, आयाम, कण की गति का आयाम। आपने तरंग की गति तो निकाल ली, लेकिन अब जो कण कर रहा है उसकी भी तो गति होगी ना कोई, इसकी अपन ने पहले पढ़ा था, सबसे पहले दोलन कर रहा है, क्यों दोलन कर रहा है, उसकी गति के कारण ही तो जो तरंग की गति दिखती है हमको शेप आगे चलती हुई। तो इसके अंदर क्या होगा, कण की गति का आयाम, ये तो तरंग का है, अपन कह रहे हैं कण की गति का, नॉट कण का। कण का आयाम तो उसके बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों आयाम बराबर होते हैं, सर्किल के ऊपर चलता रहता है बिंदु, वो तो आयाम बराबर होगा। यहां अपन कह रहे हैं कण की गति का आयाम है, कण की गति का आयाम होगा कितना ये तो बताओ। अलग अलग कण की गति का आयाम तो जो होगा मूल वो तो सेम रहेगा ना, आयाम मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना 0.015 कैसे, नहीं नहीं, ये तो एम्पलीट्यूड है वेव का, अब हम कह रहे हैं गति का। अगर आप उसके कण का आयाम निकालोगे, कण के मूवमेंट का आयाम निकालोगे तो 0.005 आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कण की गति का। कैसे निकाला, नहीं नहीं, सुनो सुनो दोबारा बोलो, सोचो क्या होगा। अब कण की गति क्या होती है, जो कण ऑसिलेट कर रहा है, जो कण दोलन कर रहा है, सूत्र क्या होगा, सूत्र तो बहुत पढ़ चुके हैं अपन, सूत्र नहीं, बहुत सरल चीज है। आप याद करिए जब हमने कण पढ़ा था तो क्या था, x = a cos फाइव तो 0 मान के चल रहे, तो a cos ओमेगा t, तो इसकी गति क्या होगी, dAx/dt, ये गति है, ठीक है, तो -a ओमेगा sin ओमेगा t। ये अब गति की इक्वेशन आ गई, तो हमको क्या पता है कि गति का कितना है आयाम, गति का आयाम क्या हुआ, a ओमेगा, a ओमेगा केवल, माइनस तो केवल दिशा को दिखाता है, -a ओमेगा दिशा को क्या दिखाता है, अपने बात हुई थी ना जब अपन चलते हैं तो ये माइनस वाला आ जाता है, ये प्लस आ जाता है। गति की इक्वेशन ये आ गई जो अपने पढ़ी थी, इस गति का आयाम। अब ये इस बार हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें तरंग की गति और कण की गति दोनों का परीक्षण कर रहे हैं, जिससे अपने पता चल जाए कि दोनों में क्या जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ये नहीं आएगा जो सीधा सीधा आप सोच रहे थे इतना सीधा आ जाएगा। क्वेश्चन अब ये आएगा कि तरंग की गति दे रखी है, अब कह रहा है कण की गति का आयाम, तो हमें कण की गति निकाल ली, अब पता है हमें a ओमेगा, इससे कण की गति का आयाम कितना हुआ, कण की गति का आयाम = a ओमेगा। हाँ ठीक है, कितना निकाल लिया, 0.04, हाँ कैसे कैसे, अब शांत होकर सुनो, अभी अपन ने निकाला था ओमेगा क्या है यहाँ पर 3, क्यों, क्योंकि हमें पता है y = a sin kx - ओमेगा t, तो हमको क्या पता है ओमेगा तो 3 है, तो ओमेगा तो 3 हो गया, और ये पता ही है हमको, क्योंकि जो इसका आयाम होगा वो ही हमारा तरंग का आयाम होगा। कल सीखा था ना हम लोगों ने कि जितनी देरी में हमारा कण दोलन पूरा कर लेता है उतनी ही देरी में ये एक तरंग अपनी शेप पूरी कर लेती है, पर पूरी तरंग दैर्ध्य में चल लेती है।
ये सीखा था बार बार, इसको मैंने बहुत जोर जोर के दे के सिखाया था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है कि अगर हमको कोई तरंग की इक्वेशन दे रखी है तो जो तरंग जिसके पार्टिकल के कारण बन रही है उस पार्टिकल की क्या गति का है। और मैं कहूं कि अगर इसके त्वरण का निकालो, कण की त्वरण का निकालो, कण के त्वरण का आयाम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है ना, कितना सिंपल। तो एग्जाम में वो गति भी नहीं देगा आपको। कौन सा बेटा, कहाँ लिया माइनस? नो नो, वो तो इक्वेशन सॉल्व करके बता रहे थे, माइनस समझ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ऊपर लिखता हूं। अब इसको त्वरण का देखते हैं, त्वरण का नाम कैसे निकलेगा? कण के तरंग, कण के, ध्यान रखना, कण के त्वरण किया। अपने को x पता है dx बाई dt। अब हमको पता है कि क्या होता है, यानी इसका अपन एक बार और कर देंगे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो आयाम क्या हो गया? ए ओमेगा स्क्वायर। तो समझ गए आप? ये आप किसी और बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से पूछना, वो भी नहीं बता सकेंगे। आयाम होता क्या है, दोबारा से बता देता हूं मैं। देखो, ये आपको मैंने कितनी बार, इसलिए मैंने सर्कल बना के दिखाया था आपको, बार बार इसीलिए बना रहा था जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। तो आयाम क्या होता है? जो अधिकतम दूरी, अधिकतम विस्थापन, अधिकतम दूरी, ये आयाम होता है इस पॉइंट का। और अगर जब इसी के बराबर अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जो आपका कण दोलन कर रहा है उसका आयाम तो ये है, और जो आपकी तरंग की शेप है उसका आयाम ये है, और ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इसके दोलन के कारण ही ये तरंग की शेप दिख रही है। तो ये तरंग जितना, ये दोलन जितना करेगा कण, वो ही शेप उसकी बनेगी उस तरीके की। जितने समय में इसको ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा, उतने समय में ये एक पूरी तरंग की एक शेप बन जाएगी। ठीक है बेटा? इसलिए हमने जब शुरू में लिखा था कि x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन थी हमारी किसी भी कण के दोलन की, कण के दोलन का समीकरण। ठीक है ना? तो हम कभी भी किसी गति निकालते हैं तो हमको पता है कि उसको dx बाई डी टी गति होती है। तो हमने इसका dx बाई डी टी किया तो आया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और जब गति का दोबारा हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वो त्वरण आता है। तो इसका ही हमने, ये जो गति है ये मान लो, तो फिर हम ये लिखें dv बाई डी टी, यानी कि प्रति सेकंड जितना भी गति में परिवर्तन हो रहा है, गति में परिवर्तन प्रति सेकंड, वो त्वरण है। गति में परिवर्तन, तो dv बाई डी टी, अपन v तो ये निकाल लिया, v हमारा निकला हुआ है, इसको हम dv बाई डी टी कर दें, जिससे आपको डी स्क्वायर देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कुछ बच्चों को। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये v आ गया, तो dv बाई डी टी हमारा एक्सेलरेशन होता है, यानी कि त्वरण होता है। फिर हमने इसको कर दिया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ बोलो बेटे।
बेटा ये कण की गति की बात कर रहे हैं अभी, ये जो कण ऊपर नीचे जा रहा है उसी की तो इक्वेशन है ये। कहाँ हटाया बेटे? नहीं, अच्छा अच्छा, ओहो, सुनो 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 सुनो, ये जो x है ना, x इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी, आप याद करो अपन ने क्या बात की थी, क्या होता है किसी भी बिंदु का अक्ष पर प्रेक्षण, ये अपन ने कहा था ओमेगा टी प्लस फाई है। हमने कहा था कि जो अक्ष पे प्रेक्षण होता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो यहाँ से दूरी दिखा रहा है, वो दूरी x है। तो अगर हमारी ये a है तो ये कितना होगा प्रेक्षण, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। समझ आया बच्चे? कॉस, इसको हम करेंगे कॉस, अगर इसका निकालें तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अगर हम निकालते हैं तो मान लीजिए ये ओ ए है, ये बी है, तो क्या होगा, कॉस क्या होगा, आधार यानी कि ओ ए अपॉन कर्ण ए। ठीक है, ओ ए क्या है, ओ ए यहां से दूरी है इसकी, यानी कि विस्थापन हुआ यहां से इसका कण का, कण जो दोलन कर रहा है, तो अपने को ओ ए का मान निकालना है। तो ओ ए क्या आया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आया बेटा समझ में अब कि क्यों आया है इसका कण का? ये जो डायग्राम में मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि ये जो डायग्राम है ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कहीं अटको ना आप, इस डायग्राम को बना लो तो आपको एकदम स्थिति क्लियर हो जाएगी हो क्या रहा है। ठीक है, चल सकते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, है टाइम है बेटे? न्यू इज इक्वल टू, बहुत सरल है, v क्या होता है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। हाँ, न्यू लैम्डा यानी कि 1 अपॉन टी, लैम्डा अपॉन टी, अपन लैम्डा अपॉन टी तो लिख रहे हैं, 1 अपॉन टी क्या होता है, न्यू। हमको पता है कि टी 1 बाई टी इज इक्वल टू न्यू। ठीक है ना, तो टी तो अपने को केवल, अपने को टी निकालते ही अपने पास न्यू आ गया, या क्योंकि हमने निकाल लिया ना, टी तो निकाल ही लिया था इसके अंदर से, जैसे टी निकाला इसकी वैल्यू आ गई। चल सकते हैं आगे? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी है टाइम कुछ? नहीं है, नहीं है कल करेंगे उस क्वेश्चन को, लिंक करना जरूरी है। क्वेश्चन लिख लो, घर पे ट्राई करना, लिख लीजिए इसको। कण की आराम से लिखो, कण की अधिकतम गति 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कण का अधिकतम त्वरण 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, और जो हमारी तरंग है, तरंग की आकृति, तरंग की आकृति की गति है 20 मीटर पर सेकंड। जो निकाला है ना क्वेश्चन, उससे उल्टा है बिल्कुल अब जो कर रहे हैं। अब अपने को निकालना है तो आराम नहीं निकालना है, तो तरंग की समीकरण क्या होगी? अपने अभी तो उल्टे किया था ना, समीकरण से सब चीजें निकाली थी, अपन अब इसको उल्टा कर रहे हैं कि इसके समीकरण बना के दिखाओ। अगर ये आईआईटी के अंदर आया था क्वेश्चन लास्ट ईयर का, ये ध्यान रखना, इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, लेकिन अगर सरल कर लोगे, जो बच्चा सरल करके आएगा उसको मेरी तरफ से मैं चॉकलेट दूंगा, अगर इस क्वेश्चन को करके आ गए।
लेकिन किसी टीचर से बिना पूछे करना जब तो बात भी है। वैसे आपके स्कूल के टीचर नहीं बताएंगे, बता नहीं सकते, इसको मेरा चैलेंज है। और यही बात है, करके देखना इसको।